चलो, कल क्या बताया था मैंने लास्ट? टिकट वाला का सिस्टम बताया था, ठीक है। टिकट वाला, रिटायरिंग रूम वाला, ये बता दिया था ना मैंने। आगे बढ़ो। आगे देखो, ऑनलाइन में है कि ऑनलाइन में अगर हमें कोई बिल पेमेंट करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, फ़ोन का बिल भरना है, ठीक है, तो ये सारे काम, जैसे बिल भरने के जो काम है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले जो काम है, वो हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे किसी का रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर किसी ने 12th पास कर लिया और उसका मुझे क्या करना है, फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि जो यूजी पीजी में रजिस्ट्रेशन यूजी पीजी कोर्स करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो उनको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी एमपी की हायर एजुकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक क्या होगा, आगे की कोई प्रोसेस नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हायर एजुकेशन की एक वेबसाइट होती है, HED MP ऑनलाइन, डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन, HEDMPonline.gov.in, ठीक है। यहाँ पर हमें NCTE कोर्सेज, UG-PG एडमिशन, NOC या मान्यता के बारे में अगर जो भी जानकारी लेनी है वो सब हम इनसे ले सकते हैं। अब UG-PG के एडमिशन कराने हैं, BEd DEd में कराना है तो यहाँ जाएंगे, UG-PG में कराना है तो यहाँ जाएंगे, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB, स्टूडेंट प्रमोशन, ठीक है, 1 स्टेप अप, अंडर ग्रेजुएट, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एडमिशन की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है वो बताता हूँ। एडमिशन की जो प्रोसेस है, सबसे पहला प्रवेश हेतु पंजीयन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो एक समय सीमा में कराना पड़ता है। उसके बाद दूसरा स्टेप है, जो आपके इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड करना। वहाँ पर अपलोड के ऑप्शन आते हैं, फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड का मतलब है कि कंप्यूटर में होने चाहिए, कंप्यूटर से आप उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो। देन तीसरा स्टेप है महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन करना, यानी आपका विषय, आप जिस सब्जेक्ट में यूजी या पीजी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना, ठीक है, और महाविद्यालय का चुनाव करना, ठीक है, यानी कौन से महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। ओके, समझ में आया। देन दस्तावेजों का सत्यापन होता है आपका, जो कि ऑनलाइन हो जाता है। सत्यापन होने के बाद में मेरिट एवं सीट आवंटन आपको किया जाता है। इसके कुछ चरण होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो आप जितने भी चरण हैं, अगर आपका किसी भी एक चरण में एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है। मेरिट के आधार पर होता है, मेरिट मतलब परसेंटेज आता है हर कोर्स का। जैसे बीकॉम का परसेंटेज अगर हम माने तो 62.58 परसेंटेज है, तो ऐसे हर विषय का परसेंटेज आता है। अगर आप उस परसेंटेज के अंदर आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद मेरिट एवं सीट आवंटन होने के बाद आवंटन पत्र आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद शुल्क का भुगतान कर सकते हो। यानी जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है कॉलेज का, तो आपको अलॉटमेंट सीट के लिए आपको अपने कोर्स का भुगतान करना पड़ता है। भुगतान करने के बाद काम खत्म, आपका प्रवेश हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हैं। यहाँ पे लिख रहा है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन, रिसिप्ट। इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो कह रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन जो पहले कराया था उसकी रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हो, जो आपने कॉलेज भरे थे एडमिशन के लिए उसकी रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ रहा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी डेट 31 अगस्त
आज की लास्ट हो गई, काम खत्म। जो रजिस्ट्रेशन की डेट निकली होगी वो पहले निकल चुकी होगी। तो जब से एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जैसे अगस्त सितंबर सॉरी जुलाई अगस्त, जुलाई में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जून जुलाई, जुलाई में एडमिशन पोर्टल खुल जाता है, एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको अपना रजिस्ट्रेशन तभी करा लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन की रसीद प्राप्त नहीं की है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद लिखा हुआ है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर एरर करेक्शन सेंट बाय हेल्थ सेंटर। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उसमें अगर कोई एरर आई है जो वेरिफिकेशन के दौरान उस संस्था को फेज हुई होगी, तो वो आपको भेजेंगे कि ये एरर है आपके इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। जो भी करेक्शन है आप उसको सही करिए। CLC जो काउंसलिंग राउंड होते हैं, जैसे काउंसलिंग राउंड 4 है, CLC 1, CLC 2, CLC 3, CLC 4 ऐसे चलता है। ओके, तो यहाँ पर फी सबमिट आपको करनी है अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है। फी, एडमिशन फी सबमिट रिसिप्ट, आप यहाँ से जो एडमिशन भरी है आपने उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन कैंसिलेशन, अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो यहाँ से करा सकते हो। और वैकेंसी फॉर CLC राउंड, CLC राउंड के लिए वैकेंसी पता कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, अभी कॉलेज आएगा, इसमें कॉलेज की लिस्ट आएगी, हर किसी भी कॉलेज में पता कर सकते हो कि पर्टिकुलर सीट की कितनी सीटें बची हुई हैं, कितनी सीटें रह गई हैं, ठीक है। तो अभी खुलेगा ऑनलाइन, ये खुला, सिलेक्ट करो किस में रह गई हैं, मान लो जैसे हम KRG कॉलेज में देखें, ये आ गया। कोर्स कौन सा चाहिए अपन को, ऐसे हमें अंडर ग्रेजुएट चाहिए। पोर्टल स्लो चल रहा है क्योंकि इस पर अभी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे अपनी जमा और ये सब सारी चीज़ें। आज लास्ट डेट है ना इसीलिए, और लास्ट डेट पर ही जागते हैं सब, हैं। एक दिन हमको बफर में रखना चाहिए, जैसे कहीं लास्ट डेट है तो आप एक दिन बफर में रखो, जैसे 31 तारीख लास्ट डेट है तो आप 30 तारीख को सोचो कि हमारे सारे काम हो जाएं, और नहीं हुए तो फिर एक दिन तो बफर में है ही हमारे, अब 31 को ही बैठे हैं हम तो हो गया काम, ठीक है। कौन से कोर्स में एडमिशन है, जैसे BBA में लेना है एडमिशन, ये आपका ये नंबर लिखो 9514 और सर्च करो। अभी वैकेंसी जो वैकेंट सीट होंगी वो यहाँ पर खुल के आ जाएंगी। ये आगे देखो, वैकेंट सीट एक बची है, ठीक है। टोटल सीट कितनी है, 100, ठीक है। कॉलेज स्टेट से क्या है, आपका कोर्स कोड है, कोर्स नेम है, ब्रांच है, कोर्स लेवल है। आ गया देखो, वैकेंसी आ गया, कॉलेज कोड आ गया, सब आ गया। कितनी बची, एक बची है। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आज जिसको मिलना होगा उसको मिल जाएगा, काम खत्म। समझ आया कि नहीं आया। जैसे मान लो BCom की देखनी है, BA BCom कॉमर्स, सर्च करो, आप सर्च चलेगा, ये आ गई देखो। हाँ, वैकेंट सीट 495 बची हैं, बहुत लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो जिनके रजिस्ट्रेशन होंगे उनको ये सीट मिलेगी, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे उनका कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई, क्लियर हुई। अब ये तो हुआ हमारा कि UG PG के हम रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कैसे कराएंगे। जैसे अगर आपको ये चलाना आता है तो आप घर से ही फ़ोन से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लोग बाग क्या करते हैं, स्टूडेंट MP ऑनलाइन की तरफ भागते हैं, क्यों,
क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि हम भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन की जो फैसिलिटी होती है वो कब, जब आपको वो फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ एमपी ऑनलाइन को ही है कि वो फार्म, वो डिटेल एमपी ऑनलाइन के जो ओनर है वो उसी की डिटेल से लिख लेगी, तब आपको एमपी ऑनलाइन पे जाना चाहिए। पहले आप अपने लेवल पे आप कर सकते हैं, तो अपने लेवल पे आप करके देख सकते हो। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। अब जैसे मुझको बिजली का बिल भरना है, सपोज कहाँ का, ग्वालियर में मैं रहता हूँ, मुझे बिजली का बिल भरना है, तो mpcz.co, mpcz आपकी बिल भरने के लिए आई नहीं क्या, mpcz ये आ गए, पोर्टल mpcz आ गए। अब यहाँ पे आप जाओ, एलटी सर्विस में जाओ, जो होम सर्विस होती हैं वो एलटी सर्विस में आती हैं, ठीक है। फिर व्यू में जाओ, व्यू एंड पे बिल में जाओ, इसमें जाने के बाद आपका एक कंज्यूमर नंबर आएगा, वो नंबर डालो, ये आ गया आइडेंटिफाइड नंबर, या तो मोबाइल नंबर डाल दो, या अगर आपको IVRS नंबर पता है तो वो डाल दो, ठीक है। जैसे IVRS नंबर है N2251021872, सबमिट। आ गया, देखो आ रहा है, कितना अमाउंट है, 1840 रुपये। अगर मीटर की व्यू की फ़ोटो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। जो ये आते हैं ना मीटर की रीडिंग लेने के लिए, वो लेके गए होंगे तो उन्होंने अपलोड की होगी। आगे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लो, कैसे पेमेंट करना चाहते हो, तो मैंने बोला HDFC पेमेंट मोड से करो, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये चार्जेस लगेंगे, डेबिट कार्ड से UPI से करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पे नाउ किया, ओके। 840 रुपये आ गया, देखो यहाँ पे। अभी मेरे पास एक OTP आएगा, उसको मैं वेरीफाई करूँगा तब आगे बढ़ेगा। 15 ये बोला एक्सेप्ट एंड कंफर्म, हटाओ इसको, फ़ोन पे क्लिक करो, पे नाउ करो। अब फ़ोन पे पे तुम्हारे मोबाइल पे एक लिंक आएगी, उसको क्लिक करो, 14-15 मिनट का आपको समय मिलता है। फ़ोन पे पर लिंक आएगी, उस पर क्लिक करो और वहाँ से पेमेंट कर दो। जैसे ही वहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल होगा, पेमेंट हो जाएगा, तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, आपके जहाँ से आपने पेमेंट स्टार्ट किया था। देखो खुल रहा है, देखो आ गया पे, तो देखो 1840 रुपये आ गया, पे करो। फ़ोन पे या किसी भी UPI ID से हम पेमेंट करते हैं तो हमें हमारा बनाया हुआ पिन देना पड़ता है। जब आप फ़ोन पे या गूगल पे अपने मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपने बैंक ID उस पर लिंक करनी पड़ेगी और उसका एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, UPI पासवर्ड इसको कहते हैं। तो आपके पास जो जिस बैंक का खाता हो उसका डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। डेबिट कार्ड नहीं होगा तो पासवर्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम UPI ID को एक्टिवेट करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है,
डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेबिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। डेबिट कार्ड होगा तो आप अपना यूपीआई पिन बना पाओगे। ठीक है, फिर आगे देखो प्रिंट करो, ये प्रिंट कर लो, इसको सेव करके रख लो, काम खत्म, ये हो गया हमारा बिल, ये हमारी रसीद हो गई। कल को कोई बोलेगा कि तुमने पेमेंट नहीं किया तो जो उठा के दिखा देना, लो ये क्या है, ये रसीद है, काहे की रसीद है, ये बिल पेमेंट की रसीद है, पेमेंट किया है हमने, ये पेमेंट कटा है हमारे फ़ोन से, ये बैंक से कटा है, ये उसकी आईडी है, ये उसका ट्रांजैक्शन नंबर है। डिनाई नहीं कर सकता कोई, मना नहीं कर सकता कि तुमने पेमेंट जमा नहीं किया। कई बार क्या होता है कि बिल में जोड़ के दे देते हैं पैसे, बिल में जोड़ के दे देते हैं पैसे, आज का इस महीने का बिल आपने भर दिया और उसके पैसे भी आपने जोड़ के दिया, डेट निकल गई तो आप उसके पैसे जोड़ के उसमें आ गए, तो आप जाओ बोलेंगे मेरा ये बिल जमा है, ये उसकी रसीद है, बिजली विभाग में जाके, और वो उसको माइनस करके फिर आपका बिल जनरेट करेगा, पूरे इतने का आप पेमेंट करो। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम बिजली का पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल का पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नल का वाटर बिल का पेमेंट है, आपका गैस पाइपलाइन का पेमेंट है, तो सभी का जितने पेमेंट हैं उनकी आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए। जैसे हमने MPCZ निकाली वेबसाइट पता करने के लिए, ऐसे ही आप किसी और का निकाल सकते हो, वाटर बिल निकाल सकते हो, वाटर बिल, ठीक है, पे वाटर बिल पे आ जाएगा, देखो नगर पालिका का ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ये आएगा, देखो सारी डिटेल भरो, डिटेल भरने के बाद पानी के बिल का भुगतान भी कर दो, गैस पाइपलाइन का भुगतान करना है, ऑनलाइन गैस बुकिंग करनी है, तो सबकी वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। वेबसाइट पता है तो आप उसको कर लोगे। फॉर्म भरना है मुझे, क्या करना है, फॉर्म भरना है, ऐसे व्यापम के फॉर्म भरना है, व्यापम पे फॉर्म वगैरह निकलते हैं, तो EPB पे जाओ वेबसाइट पे, ये आ जाता है, देखो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में चाहिए, क्या चाहिए, ये आ गए, देखो आ गए। तो यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक मिल जाती है, ESB होता है, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी होती है वो आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, उनसे संबंधित जो फॉर्म है वो आपको यहाँ मिलेंगे। फॉर्म मिलने के बाद आप उसको भरिए, अपनी डिटेल भरिए। जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो आपके पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट आपके पास में हार्ड कॉपी में भी होने चाहिए, प्लस सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में भी होने चाहिए। अगर कंप्यूटर में नहीं है तो अपलोड कैसे करोगे, अगर कंप्यूटर में नहीं है तो अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड कर सकते हो आप कैसे, मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच के कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन से अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींचो, मोबाइल में आ जाते हैं फ़ोटो, अपने आप को व्हाट्सअप कर लो या अपने आप को ईमेल कर लो। मोबाइल फ़ोन से ही हम ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मतलब जैसे ईमेल जनरेट करते हैं ना, मैंने सिखाया था ईमेल कैसे करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन से भी ईमेल हो जाता है। आप करो, और 2 में जिसमें हम किसी दूसरे को आईडी लिखते हैं भेजने के लिए, उसमें अपना खुद का ही आईडी लिख लो और डॉक्यूमेंट को अटैच कर लो। अटैच वाले ऑप्शन से अटैच में जाओ, फाइलें सेलेक्ट करो, कौन कौन सी फाइलें आपको अटैच करनी है, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, और फोटो, सिग्नेचर, ये सब क्या करो आप अपलोड करके रख लो। जब कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है आप उसको फाइल को अटैच कर सकते हो। ठीक है, ईमेल से डाउनलोड करके, ईमेल से कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, एक फोल्डर बना लो कंप्यूटर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के नाम से, और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर रख लो। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से जितने भी ऑनलाइन वाले जो काम है वो आप कर सकते हो। अब ऑनलाइन जैसे शॉपिंग करनी है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं शॉपिंग करनी है, सब शॉपिंग करना सबको आता है। ठीक है, जैसे हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो आप जब दुकान पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो आपके मन में क्राइटेरिया होता है, शॉपिंग करने का क्राइटेरिया होता है, क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। होता है कि नहीं होता? जैसे मुझे जूते खरीदने हैं तो जहाँ से मैंने पहले खरीदे होंगे मैं वहाँ चले जाऊँगा। अनजान कोई जगह पर, जूते की दुकान पर जाने से पहले मैं सोचूंगा कि यहाँ जूते सही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं दूसरे से पूछूंगा कि यह दुकान सही है कि नहीं है। ठीक है ना, समझ गए? ब्रांडेड है तो हम चले जाएंगे,
यहाँ पर ब्रांडेड नहीं है तो हम थोड़ा सोचेंगे कि ना ये इस पर दुकान पर शॉपिंग करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या जहाँ से आप पहले करते हो वहाँ पर चले जाओगे, कपड़े खरीदना है या जो भी आपको सामान खरीदना है तो आप अपनी पुरानी दुकान को पहले चुनते हो। यही करते हो कि नहीं करते कि जहाँ से आपने ख़रीदा था पहले वहाँ उस दुकान को सिलेक्ट करते हो कि मुझे वहाँ जाना है, या मुझे बाज़ार से कोई सामान लेना है तो मैं वही दुकान सेलेक्ट करूँगा जहाँ मैं पहले जाता हूँ। तो वेबसाइट का चुनाव भी हमें ऐसे करना है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट का जो सिलेक्शन है वो भी हमें ऐसे ही करना है। ऑथेंटिक वेबसाइट से हमें परचेसिंग करनी है। कोई भी फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड से हमें डायरेक्ट शॉपिंग नहीं करनी है। आपके मोबाइल पे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आपको फेसबुक चलाते हो, आपको कई सारे ऑफर्स मिलेंगे उसमें, बहुत सारे। अच्छा, अरे ये इतना सस्ता, आप क्लिक कर दिया और चले गए उसकी वेबसाइट पे, अपना एड्रेस भर दिया, सामान भर दिया और पेमेंट कर दिया, या बोल दिया कैश ऑन डिलीवरी, तो सामने वाला आएगा आपको पार्सल देगा जो कि ओपन डिलीवरी नहीं होगी, वो दिखाएगा नहीं आपको, सामान देगा और चला जाएगा पैसे लेके। पता चला आपने खोला अंदर कुछ और ही है, जो आपने मंगाया तो वो है ही नहीं। तो लोकल वेबसाइट से जब हम शॉपिंग करते हैं तो ऐसा होता है। ऐसे ऐड जो आपको अच्छे लगते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अरे ये बहुत सस्ता है, तो अगर बहुत सस्ता है, किसी ने मंगाया है, कोई पहले इसको ट्राई कर चुका है, तो आप उससे बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल में उससे बात करो, क्या ऐसी चीज़ मंगाई, क्या ये अच्छी आती है, उसके बारे में डेस्कटॉप पर सर्च करो। आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उस वेबसाइट के बारे में सर्च करो, ठीक है। वेबसाइट के बारे में सर्च, जैसे URL www. जैसे facebook.com, www.flipkart.com, www.amazon.com, ये वेबसाइट है। तो आप जाके उसको सर्च करो, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या कस्टमर केयर के जो नंबर होते हैं टोल फ्री होते हैं वो वहाँ अवेलेबल है, क्या ईमेल आईडी है, टोल फ्री नंबर है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके रजिस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, और सामान को वापस करने की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब आपको वहाँ जाके देखो। ऑथेंटिक होने पर, 100% ऑथेंटिक होने पर आप वहाँ से सामान खरीदो, अदरवाइज नहीं। समझ गए? तो कई बार क्या होता है, सामान खरीद लेते हैं फिर उनको रिटर्न करने में दिक्कत आती है, सामान रिटर्न नहीं हो रहा, आपके पैसे वापस नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो अननेसेसरी फिर क्या करते हो, आप परेशान होते हो। फिर काम नहीं हो रहा है तो आप फिर क्या करोगे, कंज्यूमर फोरम में अपना केस दायर करोगे या साइबर क्राइम में जाके अपनी रिपोर्ट लिखाओगे। साइबर क्राइम में जाइए, आवेदन दीजिए, आपके साथ में जो भी फ्रॉड हुआ है उसका पूरा ब्यौरा साइबर क्राइम में दीजिए। कंज्यूमर फोरम में जाइए, उनको बताइए कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो आपकी हेल्प करते हैं सारी चीज़ों को सॉल्व करने में, आपकी परेशानी सॉल्व करने में। वहाँ से आपकी परेशानी 99.9% सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसी वेबसाइट से ख़रीदा है जिसका फ़ोन नंबर ही नहीं लग रहा, फ़ोन नंबर का अता पता नहीं है, ईमेल आईडी का ही पता नहीं है भी कि नहीं भी, थी तो गलत है, जो एड्रेस है वो है ही नहीं है, जहाँ पर जो एड्रेस वेबसाइट में डला था वो है ही नहीं, तो ऐसी वेबसाइटों से, ऐसे ऐड से हमें बचना चाहिए, ठीक है। जो भी वेबसाइट है, जिस भी आप खरीद रहे हो, उस पर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करो। क्या करो, रजिस्टर। जैसे मान लें फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट पे अपने आप को रजिस्टर करो सबसे पहले। यहाँ लिखा है ना लॉगिन, क्या लिखा है, लॉगिन। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालो। न्यू टू फ्लिपकार्ट, नए यूज़र हो तो क्लिक करो, अपना मोबाइल नंबर डालो और कंटिन्यू करो। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपका नाम वगैरह पूछेगा, डालो और आगे बढ़ जाओ, आप रजिस्टर हो गए, काम ख़त्म। फिर अंदर जाके जब आप सामान वगैरह खरीदोगे तो क्या करोगे, उसके अंदर जब सामान खरीदो तो उसके अंदर कई सारे ऑप्शन आते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर ओपन डिलीवरी है तो आप कर लो, कैश ऑन डिलीवरी आप कर लो, लेकिन फ्लिपकार्ट एक ब्रांड है, एक मानी हुई कंपनी है जो कस्टमर को आपका रिटर्न पॉलिसी और ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो जब आप कोई सामान खरीदो तो उसके अंदर की रिटर्न पॉलिसी देखो। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो रिटर्न पॉलिसी में नहीं आते, जैसे कॉस्मेटिक के सामान है, रिटर्न पॉलिसी में नहीं आते,
होजरी के सामान है, रिटर्न पॉलिसी में नहीं आते। आप देखो, आप जो सामान खरीद रहे हो क्या वो रिटर्न पॉलिसी में आता है? जैसे आपने मान लो मोबाइल खरीदा, मोबाइल के अंदर रिटर्न पॉलिसी होती है। जो भी वेंडर मोबाइल बेच रहा है उसको रिटर्न पॉलिसी देनी ही पड़ेगी। वो डिनाई नहीं कर सकता है कि मैं रिटर्न नहीं लूँगा, एक बार बेच दिया तो बेच दिया, नहीं। अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जिसके अंदर रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है तो वो आप उसमें रिटर्न नहीं होगा। जैसे ग्रॉसरी आइटम है, रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, रिटर्न पॉलिसी होती है। समझाया? अब रिटर्न पॉलिसी चेक करो प्लस वारंटी चेक करो, क्या हमें इस प्रोडक्ट पर वारंटी मिल रही है? क्या मिल रही है तो कितनी मिल रही है, कहाँ से मिलेगी, कितनी वारंटी है, कितने साल की वारंटी है, आप सब चेक करने के बाद ही आप उसको बाई करो, खरीदो। ठीक है, आप उसको कार्ट के अंदर डालो। एक बकेट होती है, जब आप शॉपिंग करोगे तो जो जो आइटम आपको सेलेक्ट करने हैं आप उनको क्या करो, कार्ट में डालो। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट किया, जो भी चीज़ें खरीदनी है, अब मैं लॉगिन नहीं कर रहा इसमें। जैसे मान लो ये खरीदना है तो इसमें ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आएगा आपको नीचे, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट का मतलब है कि आप अपनी जो शॉपिंग बकेट है उसके अंदर इसको डाल दो, और भी आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको भी डाल दो, फिर फाइनल पेमेंट आप करोगे। ठीक है, जैसे ये डाल लिया हमने, ये आ गया हमारे कार्ट में। जब मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा तो वो पूछेगा आपका लॉगिन नंबर, मोबाइल नंबर क्या है, उससे सारी डिटेल पूछेगा, एड्रेस क्या है, कहाँ पे भेजूँ मोबाइल, तो वो सब डालने के बाद आप आगे बढ़ो। ठीक है, समझ गए? ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो फ़ोन पे से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ये सेफ़ है, आसानी से आप कर सकते हो। ऐसी वेबसाइट जिसको आप जानते नहीं हो उसमें ये सेफ़ नहीं है, तो उसके बारे में सबसे पहले पता करें, उसके रिव्यू पता करें, ऑनलाइन उसके बारे में जानें ये क्या है क्या नहीं है, तब उस पर जाके आप चीज़ों को परचेस करें, खरीदारी करें, ये सारे समझ में आया? क्लियर हुआ? IRCTC की आईडी बन गई थी कि नहीं बनी?